जलाल अंसर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी इसका सामना न करे, न इसके बारे में सोचे, न ज़ैनब के घर जाए। हत्ता कि इसने ज़ैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। इसकी हर हिफाजती तदबीर बुरे तरीके से नाकाम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ इमामा की बेबसी में इजाफा होता जा रहा था और फिर इसने घुटने टेक दिए थे। इस आदमी में कोई चीज़ ऐसी है जिसके सामने मेरी हर मज़ाहमत दम तोड़ जाती है, और शायद इसका एतराफ़ ही था जिसने इसे एक बार फिर जलाल की तरफ मतवज्जा कर दिया था। पहले इसके लिए इसकी बेख्तियारी लाशऊरी थी, फिर इसने शऊरी तौर पर जलाल को हसरत की जगह दे दी। आखिर क्या बुराई है अगर मैं इस शख्स का साथ जाऊं जिसकी आवाज़ मुझे बार बार अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने पर मजबूर करती रही। मैं क्यों इस शख्स के हसूल की ख्वाहिश न करूं जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत रखता है। क्या मुसाइका है अगर मैं इस शख्स को अपने मुक़द्दर बनाए जाने की दुआ करूं जिसके लिए मैं अंस रखती हूँ और जिसके किरदार से मैं वाकिफ़ हूँ। क्या बुरा है अगर मैं चाहूँ कि मैं जलाल अंसर के नाम से शनाख्त पाऊँ, इस वाहिद आदमी के नाम से जिसे सुनते जिसे देखते मुझे इस पर रश्क आता है। इसके पास हर दलील, हर तवज्जिह मौजूद थी। बहुत गैर महसूस तौर पर वह इस जगह जाने लगी जहाँ जलाल के पाए जाने का इम्कान होता, और वह अक्सर वहाँ पाया जाता। वो ज़ैनब को उस वक्त फ़ोन करती जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते हुए फ़ोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता तवील होने लगी, फिर वो मिलने लगे। जवेरिया, राबिया और ज़ैनब तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था और इमामा अक्सर इसके हॉस्पिटल जाने लगी। बाकायदा इजहार मोहब्बत न करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ थे। जलाल जानता था कि इमामा इसे पसंद करती थी और ये पसंदीदगी आम नोयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी थी कि जलाल इसके लिए कुछ खास किस्म के जज्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मजहबी था कि इसने कभी इस बात का तस्वर भी नहीं किया था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। न सिर्फ एक ही मोहब्बत करेगा बल्कि इस तरह इससे मिला करेगा। मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज में होता गया। इसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसके और इमामा के दरमियान किसी खास नीयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब इसे यकीनन इमामा की अजद के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता तो इमामा के बारे में बहुत मुहतात हो जाता। फिर कम अज़ कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। इनके दरमियान होने वाली ऐसी एक मुलाकात में इमामा ने इसे प्रपोज किया था। इसे इमामा की जुरात पर कुछ हैरानी हुई थी, क्योंकि कम अज़ कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद अभी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे? इमामा ने इससे पूछा था। इसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा। जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। उसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? इसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ इसे देखा था। इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे ये तय करना भी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बखुद इसे देखने लगा। इसे इमामा से इस सवाल की तवक्का नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने इसे गुमसुम देखकर पूछा। एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, इसने बेख्तियार कहा। इस सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं और किससे शादी कर सकता हूँ? इसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आती देखी। मैं हाउस जॉब खत्म होने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भिजवाऊंगा। इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हुई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूँ? जलाल इसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स की शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूँ, इसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज़ हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा।
मगर ऐसा हो सकता है, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस्तराब की आलम में से देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुम ही से शादी करूँगा। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो फिर हमें इनकी मर्ज़ी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूँगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फक्रिया अंदाज से कहा। वो हल्लों की आवाज़ पर पलटी। इससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने इसी बेढंगे खुले में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हा के लिए मामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, इस लड़के से मिलवाता हूँ तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा, हैरानी से कहा, इस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और इसकी फैमिली तो खास ही कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने मामा पर दूर से एक नज़र डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नज़र सालार को और एक नज़र इसके साथ खड़े लड़के को देखा, जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने इसे अपनी तरफ मतवजा देखकर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए इसे देखा। ये तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नज़र तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहाँ है। सालार ने गर्दन मोड़कर इस तरफ देखा जिस तरफ इसने इशारा किया था, फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए। तो इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द मेहरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी। काश ये किसी से नजरें झुकाकर बात करना सीख लेता, खासतौर पर किसी लड़की से। इसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानते? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है। यकीनन है, मगर मैं आपको ज़ाती तौर पर नहीं जानती। इसने इसे रखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा। चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी, सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में से याद दिलाया। मेडिकल के स्टूडेंट होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज था, मेरे सामने कोई भी मर रहा होता मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज़ करिए, मैं कुछ मसरूफ़ हूँ। सालार इसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने इसके बाजू को होले से खींच कर चलने का इशारा किया। शायद इसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने इसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उससे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं इसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने इसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा इस तरफ नहीं था, सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्का थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि इसी के मुस्तहक थे और एक नहीं 10। इसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर तक चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए चिंगम के एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान के लिए सुर्ख हो गए, बल्कि चपकाए वगैरह से देखती रही। अफसोसनाक बात है कि डॉक्टर को ऐसे मामूली काम न आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार इसका मजाक फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तिदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहाँ तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार से ही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूँगी। एक लम्हा के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूँ जैसे इसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं, और इसने इसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिफत सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने इसकी बात कर दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूँ? सालार ने इसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक
वेट इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार इसकी बात पर हंसा। दो पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है और मैं दो पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर चार पैरों वाला जानवर दो पैरों पर चल सकता है अगर इसे ज़रूरत पड़े या इसका दिल चाहे तो। मगर मेरे चार पैर नहीं और मैं सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं हर वक्त ही दो पैरों पर चलता हूँ, सालार ने अजीब से अंदाज में अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। ये आपकी खुशकिस्मती कि आपके चार पैर नहीं, इसीलिए मैं आपको वेट से मिलने को कहा है। वो आपको आपकी खसूसियात के बारे में से ही बता सकेगा। इमामा ने सर्द आवाज़ में कहा। वैसे जज करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूँ मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाते तो मैं आपके बताए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूँगा ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो इसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ इसे देख कर रह गई। वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही मुँह फटता और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना बैल मुझे मार के मुतरदफ था और ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम आपको बताएगा। इमामा ने इस बार इसे धमकाने की कोशिश की। चलें ठीक है, ये मैं वसीम से पूछ लूँगा। इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वह इसकी धमकी को समझने के बावजूद मरोब नहीं है और इसने इमामा को यह जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर इसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ रहा है। इसने हजरत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो मत। इससे कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मतवज्जो हो गए। बहरहाल इस मजाक था, मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफ़ी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेख्तियारी का एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। इसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे इस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने इसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ, इमामा ने एक नज़र से देखा और एक बार फिर मैगजीन दिखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती कि तुमने इस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली है। मैंने ज़िंदगी में इससे ज़्यादा बेहुदा और बदतमीज़ लड़का नहीं देखा। इमामा ने अखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, न मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इसको दफाखोरी अकल से पैदल है। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इससे दो हाथ और लगाऊं, इसके होश ठिकाने आ जाए। मुँह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा और वो कह रहा था कि तुम्हारी इसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया। दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हुलिया देखा था तुमने उन दोनों का? न उन्हें बात करने की तमीज़ से, न लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए हैं। बहरहाल तुम इससे मुकम्मल तौर पर कता ताल्लुक़ कर लो। कोई ज़रूरत नहीं इस तरह के लोगों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर इससे तंबिया की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दी। वसीम भी इसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था इसे कैसे याद है कि मैंने इसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे वक्त हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं समझ रही थी कि ऐसे हाथ पाँव झटक रहा है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अपने इर्द गिर्द होने वाली चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई ख़राब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद न करता तो ब्लड प्रेशर की रेटिंग लेना भी तुम्हें लेना नहीं आती। कम अज़ कम इस बारे में वो जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, इमामा ने एतराफ़ करने वाले अंदाज में कहा। मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार उस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी काबिल और नामवर डॉक्टर, नाकाबिल यकीन। वसीम ने तबसरा किया। अब कम अज़ कम तुम इस तरह की बातें न करो। इमामा ने एहतिजाज किया। मैंने तो इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे।